हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स ऑफ चैप्टर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। चलिए बिना किसी देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से रिफॉर्म मूवमेंट्स आई? क्या लगता है आपको? सोचिए इसके बारे में। नोट्स है तो नोट्स में लिखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखिए, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल लाया हमारे धरती पे, इससे पता चलता है कि हम थोड़े बैकवर्ड तो हैं। अदरवाइज कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे इंडियन सॉइल पे कभी आ ही नहीं पाती। अगर कोई हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, इसका मतलब हम वीक तो हैं, है ना? तो यही मतलब है। तो पहले तो कॉलोनियल रूल की वजह से लोगों को फील हुआ कि हमें अपना रिलीजन ही चेंज करने की बहुत जरूरत है। फिर इंडियन सोसाइटी में दुनिया भर की परेशानियां थी, जैसे सुपरस्टिशन, पता नहीं क्या क्या। देखिए अभी इतना सुपरस्टिशन है, सोचो 19वीं सदी में कितना सुपरस्टिशन होगा। तो पॉलीथिज्म, एक आदमी, अमीर आदमी चार चार पांच पांच 10 10 बीवियां रख रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन तो ऐसी थी, वो पूछिए मत। वुमेन की पोजीशन तो ऐसी थी, पूछिए मत, पूछने वाली। फिर कास्ट हियरार्की। और उसके बाद ये जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट, जैसे आप कहो कि शूद्रास, और कुछ कुछ लोग तो आउटकास्ट ही कर रखे थे कि आप किसी कास्ट में आते ही नहीं हो। चार वर्ण होते हैं ना, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, उनकी इनकी पोजीशन तो ठीक ठाक थी, उसमें भी वैश्य की पोजीशन थोड़ी ट्रिकी थी, अच्छी नहीं थी। उसके बाद शूद्रास और आउटकास्ट की तो पोजीशन पूछिए मत, इतनी बुरी कि पूछिए मत। और अब लोग बोलते हैं रिजर्वेशन दे रखा है। अब रिजर्वेशन इसलिए दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको क्लियर होती है चीजें। फिर उस टाइम में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एक रीजन राइज इसलिए भी हुआ कि एजुकेशन और वर्ल्ड की अवेयरनेस बढ़ी। एजुकेशन बढ़ा, अच्छा जी, दुनिया तो इतनी आगे निकल रही है, एनलाइटनमेंट हो गया, रिनेसां हो गया है, और हम देखो, हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। हम मतलब क्या सुपरस्टिशन की बातें करते रहते हैं, हर चीज में भगवान, अल्लाह और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, है ना? आई होप इनको आप नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहे, लेकिन देखिए, रिलीजन का पॉजिटिव सेंस भी होता है, नेगेटिव सेंस भी। 19वीं सदी में, और इवन आज भी चल रहा है काफी जगह, कहना साफ सी बात है। 21वीं सदी में भले ही हम आ गए, लेकिन 19वीं सदी में तो ये सब इतना ज्यादा था कि भाई आपको सुबह इतने बजे उठना है, आपको उससे शादी करनी है, ये सब में रिलीजन घुसा देते थे। आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि आपका रिलीजन खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसी फालतू की बातें थी, ठीक है। और वुमेन की पोजीशन उन्हें तो सब्जुकेट करके रखते थे रिलीजन के नाम पे। और उसके बाद बोलते थे शूद्रास वगैरह को कि आप हमारे पैर दबाओ, हाथ दबाओ, ये करो वो करो, और इस ये करोगे तो अगले जन्म में आपको बेटर कास्ट मिलेगी, ऐसे बोला करते थे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय अ फॉरेन पावर, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर आया तो अंग्रेज आए। अंग्रेज देखिए, हर चीजें बुरी नहीं थी, अंग्रेज आए इंडिया में, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव चीजें भी सिखाई, उन्होंने अपनी एजुकेशन सिखाई। उन्होंने बोला कि साइंस के बलबूते हम आगे बढ़ सकते हैं। काफी ने तो ये बोला कि हमारी एक बुक जो है आपकी पूरी लाइब्रेरी से ज्यादा बेटर है। ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो उसमें कुछ ट्रुथ भी था, कुछ बातें गलत भी थी, ठीक है। तो इंडिया में सेंस चला। उसके बाद नेशनलिज्म की वजह से भी रिफॉर्म मूवमेंट काफी आया। भाई बात ये आई कि हमारा रिलीजन किसी रिलीजन से पीछे क्यों हो? अगर हम अपने रिलीजन में, हिंदू, इस्लाम, सिख, ये रिलीजन में भी रिलीजन थे उस टाइम में, अगर, या अदर्स भी कहेंगे, ठीक है, काफी, क्योंकि सब हिंदूज नहीं थे, वो तो बाकी आगे चल के आएंगे। तो हिंदू, इस्लाम, सिख और अदर्स, इन सब ने सोचा कि अगर और पारसी भी थे ना, अदर्स में पारसी आ गए हैं ना, इसलिए मैंने अदर्स लिख दिया। अदर्स में आप पारसी और भी डाल सकते हो, अदर्स में आप ट्राइब्स भी डाल सकते हो। इन्होंने बोला कि अगर हम अपने में से नेगेटिव चीजें निकाल दे तो हमारा रिलीजन उनके रिलीजन से तो और बेटर है ना? ये सोचा गया। उसके बाद हम सोशल बेस देखें कि भाई ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आखिर लाए कौन। देखिए ये याद रखना, और मिडिल क्लास और वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लाए हैं। वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, ऐसा नहीं था कि बाकी पूरी सोसाइटी में भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आ गया। देखिए काफी बार तो इन लोगों ने काफी मेहनत करी कि ये करो वो करो, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, है ना? देखिए काफी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इवन इनके कहने के बाद भी सोसाइटी चेंज नहीं हुई। सोसाइटी तो आज नहीं बदली है, जब लॉ बन गए। आजकल भी वुमेन को इल ट्रीट किया जाता है, लोअर कास्ट को इल ट्रीट किया जाता है, माइनॉरिटीज को इल ट्रीट किया जाता है। उसके बाद काफी जगह आप देखो तो एक रीजनलिज्म है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को कुछ कह रहा है, बिहारी बंगाली को कुछ कह रहा है, बंगाली पंजाबी को कुछ कह रहा है, तो चल रहा है। हर मराठी किसी और को कुछ कह रहा है ना? ट्राइब्स को पता नहीं कुछ कहते रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न को चिंकी बोलते रहते हैं, आज भी चल रहा है। तो सोचिए उस टाइम में कितना होगा। तो बात यह है कि सोशल बेस सोशल बेस जो है वो मिडिल क्लास और वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स का ही था। फिर आइडियोलॉजिकल बेस देखिए, आइडियोलॉजी क्या थी इन सब लोगों की? भाई इनकी आइडियोलॉजी रैशनलिज्म, कि रैशनैलिटी से सोचो हर चीजें। रैशनल मतलब
सुपरस्टिशन वगैरह नहीं, साइंटिफिक लॉजिक सोचो। उसके बाद रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, रिलीजन भाई एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है भाई कि आप अगर अपर कास्ट हो तो आपका रिलीजन जो है सबके रिलीजन से बेटर हो गया और आप ही सब पे चलाओगे। ह्यूमनिज्म, उन्होंने बोला भाई ह्यूमनिज्म सबसे बड़ा रिलीजन है, बाकी रिलीजन बाद में आते हैं। उसके बाद सेक्युलरिज्म, मतलब आपका रिलीजन जो है आपके घर में है, प्राइवेट अफेयर में, ऐसा नहीं है कि पब्लिक अफेयर में भी आपका रिलीजन चल रहा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की में जो कंपोनेंट्स थे, मतलब उन्होंने क्या क्या चीजों पर वर्क करा। सबसे पहले तो उन्होंने वर्क करा वुमेन की पोजीशन पर, कि वुमेन की कंडीशन तो बहुत बुरी है, सुधारो इसे। कि इन्होंने देखिए काफी जो उस टाइम में प्रॉब्लम थी और जो जिसपे उन्होंने हटाने की कोशिश करी, जैसे पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम पर्दा सिस्टम देखिए, ये अपर कास्ट की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो देखिए इस्लाम से आया है थोड़ा सा, अगर हम देखें इसे, कि इस्लाम में जो वुमेन थी वो पर्दा करती थी, ठीक है। जब इस्लाम इंडिया में आया, स्पेशली सल्तनत पीरियड अराउंड टाइम में, ठीक है। स्पेशली अगर हम देखें इस्लाम इंडिया में जब काफी ज्यादा कब आया, ये आया 12वीं सदी 13वीं सदी, इनमें आना शुरू हुआ था, ठीक है। 12वीं सदी 1192 में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, है ना। 1192 में हार गए थे। तो इसके बाद इस्लाम काफी आया। इस्लाम में जो वुमेन थी वो पर्दा करती थी, तो इससे क्या हुआ कि बाकी वुमेन जो पढ़ी लिखी वुमेन थी ना घरों में, वो भी पर्दा करने लग गई। बाकी रिलीजन्स में, हिंदू में भी, सिख में भी, बाकी जितने भी रिलीजन थे, पारसी में भी। तो पर्दा सिस्टम एक डिग्रेडेड सिस्टम कहा जाता था, कि वुमेन तो भाई अपना चेहरा ही छुपा के रखती है। जो अपना चेहरा छुपा के रख रहा है वो बाहर कैसे आ पाएगा, है ना। आप प्रॉब्लम क्या है पर्दा सिस्टम में? पर्दा सिस्टम में ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो देखिए, अगर कोई अपनी चॉइस से कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी को बोला जाए आप पर्दा ही रखो, तो फोर्स किया जाए, फोर्स इशू है। समझ रहे हो ना, पर्दा इशू नहीं है, फोर्स से करना इशू है। तो फोर्स से करवाते थे मैन वगैरह जो होते थे, पैट्रियार्की की बहुत ज्यादा थी, वो बोलते थे आप पर्दा ही रखो। तो ये इशू था। अर्ली मैरिज, बचपन में शादी हो जा रही है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन बहुत प्रॉब्लम थी। फिर राइट्स, कोई इक्वल राइट्स थे ही नहीं, मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में। बाप की प्रॉपर्टी लड़की को मिलती ही नहीं थी, इसकी वजह से सती भी होती थी। फिर पॉलीगैमी थी, मैंने बता दिया पॉलीगैमी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चों को मार दिया जाता था, बच्चियों को मार दिया जाता था। सोचिए आजकल हो रहा है तो क्या होता होगा। इतनी इतनी बच्चियां मार रहे हैं, जिंदा दफना दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं पानी में। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। दुनिया में सबसे बुरी कंडीशन अगर किसी की थी तो वो विडो की थी। पति मर गया तो विडो रहना, ये कहा जाता था काफी जगह कि विडो रहना टफ है, इससे अच्छा है सती कर लो। काफी वुमेन तो ये सोचती थी। और आखिरी प्रॉब्लम सती थी। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू रिफॉर्म्स देखते हैं। देखिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लेड बाय इनलाइटन मूवमेंट, फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कंट्री जिसने रिफॉर्म सबसे ज्यादा लाए सोसाइटी में, एक तो सोशल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स रिफॉर्म लाएंगी। फिर फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी ने वुमेन को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कि उनको बोला आप भी आ जाओ रोड्स पर, आप किसी से कम नहीं हो, आप में बहुत ज्यादा ताकत है। आप में, उन्होंने बोला इमोशनल ताकत में वुमेन मैन से भी आगे है। तो गांधी ने सारी वुमेन को घर से बाहर निकाल के रोड पर ले आए। जब एक बार वुमेन रोड पर आ गई तो वो कभी वापस नहीं गई, ठीक है। हाँ, आजादी के 1950 से लेके 1970 तक कुछ वुमेन का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। वो आप मेरा सोशोलॉजी का लेक्चर देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन 1970 के बाद फिर से वुमेन का आप देखोगे कि रीइग्नाइशन, या आप कह सकते हो फिर से जन्म हुआ ऐसा। और आप तो अब तो वुमेन, अगर आप देखो, ठीक है प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन अगर आप एक चीज देखो कि 2020 में है हम, और अगर हम 1920 से कंपेयर करें वुमेन की सिचुएशन, तो बहुत ज्यादा सुधार है, बहुत ज्यादा सुधार है। तो ये चीज है। उसके बाद रिफॉर्म में काफी एनलाइटन वुमेन थी, उन्होंने भी काफी हेल्प करी। और फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में तो वुमेन को इक्वल राइट्स दी थी काफी सारे। फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब है कि लॉ से मेजर चेंज करना, लॉ लाना, लॉ लॉ डंडा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लॉ को डंडा, डंडे का कहने का मतलब ये है, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो डंडे से पिटाई होगी। तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया बैनिंग, जिसने 1829 में सती को बैन कर दिया बंगाल ने। तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट फिर 1830 में बता दूं कि सती जो है पूरे सब प्रोविंसेस में बैन हो गई, ठीक है। इस टाइम में विलियम बेंथिक थे। विलियम बेंथिक कौन थे? गवर्नर जनरल। सर बंगाल रेगुलेशन आए 1795 और 1804, याद रखना इसे, ईयर याद रखना, ईयर। इसमें बोल दिया गया कि इन्फेंटिसाइड इलीगल है, मतलब आप बच्चियों को नहीं मार सकते थे। हिंदू हिंदू रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, जिसमें ईश्वर चंद विद्यासागर ने काफी अच्छा रोल प्ले करा। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब फिर से शादी कर सकती है। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें जिसमें एज बढ़ा दी गई शादी की, इससे पहले शादी नहीं कर सकते। एज ऑफ कंसेंट एक्ट,
1891 में आया और इसको तिलक ने अपोज करा था, तिलक ने अपोज करा था। फिर सरदा एक्ट आया, सरदा एक्ट 1930 में आएगा और इसमें वो शादी करने की उम्र और बढ़ा दी गई। शादी उम्र करने की उम्र बढ़ाने से फायदा ये होता है, जैसे 18 साल आज हमारे लड़कियों की, 21 साल है लड़कों की, कि चाइल्ड मैरिज अवॉइड हो जाती है। उसके बाद जल्दी शादी होने से एक और नुकसान क्या रहता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, और प्रेगनेंसी 18 साल से कम में हो तो बॉडी चेंज होती रहती है वुमेन की, तो प्रेगनेंसी में वुमेन की बॉडी को इफेक्ट पड़ता है, बच्चे को भी इफेक्ट पड़ता है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। सोशियोलॉजी, पॉलिटी वगैरह में आ सकता है, हिस्ट्री में मे बी पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कभी उसमें आ सकता है, क्या बोलते हैं, मेंस के पेपर में, लेकिन एमसीक्यू में नहीं आएगा। मैं जल्दी से रीड कर दे रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955। स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब है कि अगर हिंदू और मुसलमान को शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होती है, आराम से शादी हो जाती है भारत में, है ना। हिंदू मुसलमान को शादी करनी है, मुसलमान क्रिश्चियन को शादी करनी है, ऐसे हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट से। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फिर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट आया 1961। अब तो फिर से और अपडेट कर दिया गया, 6 महीने की छुट्टी भी दी जा रही है वुमेन को। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया 1976, इससे बोल दिया गया कि सैलरी जो है मैन और वुमेन को सेम दोगे अगर वो सेम कम कर रहे हैं। फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, फिर सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स 1956, जिसमें आर्टिकल 23 जो है, जिसमें ट्रैफिकिंग वगैरह को बंद किया है, उसके लिए है ये। फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 और उसको 1986 में अमेंड करा गया। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स अंडरमाइनिंग कास्ट रिजिडिटीज। फोर्थ, तो कास्ट रिजिडिटीज को खत्म किसने किया? एक तो कॉलोनियल रूल ने, ठीक है। कॉलोनियल रूल एक अच्छी चीज आती है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते थे, मतलब लॉ सबके लिए बराबर है। हाँ, भले ही वो बोलते थे कि लॉ ब्रिटिशर्स के लिए अलग है, इंडियंस के लिए अलग है, लेकिन वो बोलते थे सब इंडियंस के लिए लॉ एक है, तो अपर कास्ट लोअर कास्ट सबका लॉ सेम हो गया। लेकिन इससे पहले आप मनुस्मृति वगैरह देखो या और भी धर्मशास्त्र देखो तो उसमें लॉ अलग अलग थे, लोअर कास्ट को ज्यादा सजा, अपर कास्ट को कम सजा। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आए, ये सब इन्होंने कास्ट की सुधार किया। फिर नेशनल मूवमेंट में भी कास्ट का काफी सुधार हुआ, जिसमें गांधी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, डॉक्टर अम्बेडकर ने काफी अच्छा रोल प्ले करा, ठीक है। बट गांधी कंपेन अगेन अनटचेबिलिटी, भाई गांधी जी ने बोला अनटचेबिलिटी तो आजादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात कही उन्होंने। स्टडिंग अमंग लोअर कास्ट ड्यू टू बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लोअर कास्ट ने पढ़ाई करना शुरू करी और वो उठ गए ऊपर। उन्होंने बोला बहुत सप्रेशन हो गया, अब मैं आपकी लेता हूँ, और डॉक्टर अम्बेडकर ने सच में ले ली काफी लोगों की। फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, सबने फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15, 16, 17, 18, है ना, 14 भी बोलिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन सब ने इक्वालिटी प्रोवाइड कर दिया सब लोगों को। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसको याद रखना कि रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग हिंदू सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम बंगाल को डिस्कस करेंगे। इसमें नाम याद रखना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया, राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, ब्रह्मो समाज। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, तत्व तत्वबोधिनी सभा, नाम याद रखना इन्हें। और आदि ब्रह्मो समाज भी स्टार्ट करा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसके फादर हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के, है ना। केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, KCS ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रार्थना समाज स्टार्ट करा MG रानाडे और भंडारकर ने, प्रार्थना समाज स्टार्ट करा MG रानाडे और भंडारकर ने। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बड़े ही इनकी बातें सुन के हैरानी भी होती है कि उस टाइम में ऐसी बातें करते थे। डोरोजियो, डिरोजियो काफी यंग एज में मर गए थे, काफी रिफॉर्म, काफी रेवोल्यूशन टाइप के लोग थे, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट शुरू करा था। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ने बैथून स्कूल शुरू करा था, बैथून स्कूल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बैथून स्कूल शुरू करा था, ठीक है। ये चीजें हुई। उसके बाद थोड़ा सा और भी लोगों को मैं नाम ले दूं आपके लिए जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, वो है, देखिए, राधाकांत देव ने धर्म सभा, राधाकांत देव ने धर्म सभा शुरू करा, जिसमें ऑर्थोडॉक्सी के, ये थोड़ा ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट था, राधाकांत देव थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी के लिए। फिर देवा शास्त्र शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने बोला इटर्निटी ऑफ सोल के बारे में बात करा, सुप्रीम ऑफ गुरुज, आइडियल सोशल बिहेवियर, और ये लाहौर में था, देव शास्त्र, ठीक है। और एक दो चीजें मैं आपसे नाम ले लूं, एक राधा स्वामी मूवमेंट शुरू हुआ है, तुलसी राम ने शुरू करा, इन्होंने बोला कि कोई टेम्पल की जरूरत नहीं है और सुप्रीम हुई एक है, राधा स्वामी मूवमेंट शुरू करा तुलसी राम ने, ठीक है। फिर भारत धर्म महामंडल, ये
ये क्या हुआ, भारत धर्म महामंडल, काफी सारी ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो गई और इसमें मदन मोहन मालवीय, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, वो काफी इन्वॉल्व थे। भारत धर्म महामंडल। एक दो नाम और बता दूं मैं आपको, विष्णु शास्त्री पंडित, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, 1850 में। फिर कारसोन दास मुलजी ने सत्य प्रकाश शुरू करा, जिसमें कारसोन कारसोन दास मुलजी, जिसमें विडो रीमैरिज के लिए काम कर रहे, और विडो रीमैरिज में विष्णु शास्त्री पंडित ने काम करा, कारसोन दास मुलजी ने काम करा, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तो कभी मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, मुंबई वगैरह एरिया की, जिसमें बाल शास्त्री जम्बेकर ने दर्पण शुरू करा, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट बाल शास्त्री जम्बेकर ने। फिर स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज काफी सारी बनी, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, जिसमें ज्ञान प्रसारक मंडलीज बनी, प्रसारक मंडलीज, ठीक है। ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज। फिर परमहंस मंडली बनी बहुत सारी, जिन्होंने आइडल्ट्री के अगेंस्ट और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ नाम पे देखिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, जैसे फूले ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले स्पेलिंग तो आप चेक कर लेंगे, जल्दी जल्दी हमारा पर्पस है इसको आपको रिवाइज कराना। उन्होंने सत्य शोधक समाज जो शुरू करा, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, और बैकवर्ड क्लास के लिए इन्होंने काफी वर्क करा ज्योतिबा फूले ने। फिर गोपाल हरि देशमुख लोकाहितवादी, इन्होंने रिलीजियस और सोशल इक्वालिटी के लिए काफी काम करा। तो लोकाहितवादी किसे बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख। लोकाहितवादी किसे बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल गणेश अगरकर, इन्होंने क्रिटिसाइज करा ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन। अगरकर से आप याद रखोगे इसे, गणेश अगरकर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोखले ने शुरू करा। इन्होंने बोला मिशनरीज को हम ट्रेन करेंगे जो लोगों को एजुकेट करेंगे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोखले। गोखले जो थे गुरु थे किसके? गांधी के गुरु थे। साउथ इंडिया पे आ जाते हैं, साउथ इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट नाम है, एक है श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, ये केरल में हुआ। फिर वोक्का लिगा संघा, ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी। फिर जस्टिस मूवमेंट, ये जॉब्स के लिए स्टार्ट हुआ नॉन ब्राह्मण्स को। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसमें रामास्वामी नेकर ने काम करा तमिलनाडु में, और ये अगेंस्ट ब्राह्मणिकल थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए काम करा, वाईकोम सत्याग्रह हुआ। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए क्या हुआ? वाईकोम सत्याग्रह, इसको याद रखोगे ना। फिर से बता दूं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, वाईकोम सत्याग्रह। तो इसमें ये जो है केपी केशव ने चलाया था, केपी केशव ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट, एंड वाज लॉन्च्ड इन केरल डिमांडिंग द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स टू दी अनटचेबल। और सत्याग्रह जो था इट रीइंफोर्स्ड बाय जतास फ्रॉम पंजाब एंड मदुरई, और गांधी ने भी केरल में टूर करा था और इसको सपोर्ट करा था। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट करा था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये 1924 में हुआ था केपी केशव ने, और इसके साथ और भी लोग एसोसिएटेड थे, जैसे श्री नारायण गुरु, है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ईवी रामास्वामी नेकर ने शुरू करा था 1920 के अराउंड। मूवमेंट एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर व्हिच नेकर फेल्ट वाज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन से ही और कल्चर से ही उन्हें प्रॉब्लम थी। फिर जस्टिस मूवमेंट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी त्यागराज, टी एम नायर और मोदालियर इंपॉर्टेंट है टू सिक्योर जॉब एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन ब्राह्मण। तो साउथ इंडिया में काफी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट काफी शुरू हुई। फिर श्री नारायण गुरु धर्मपालन तो मैंने बताया था, जिसमें श्री नारायण गुरु स्वामी जो थे ये इजावालास थे। इजावालास जो है ना, बहुत ही लोअर कास्ट होती है उसका। तो इन्होंने कुछ कुछ डिमांड करते जैसे राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू रोड्स, एंट्री टू टेंपल्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया की मूवमेंट हुई है, और आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। श्री नारायण गुरु धर्म एजावालास कभी कभी पूछ रहे थे लोअर कास्ट। ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट देखिए रामाकृष्ण मूवमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसके साथ एसोसिएटेड थे, इसने वेदांता के लिए काफी काम करा, कंडेम कास्ट। फिर उसके बाद शिकागो भी गए थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सुना होगा, असली नाम क्या है स्वामी विवेकानंद का? कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज शुरू करा, और इनका न्यूज़पेपर का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने वेदास पे बोला कि गो बैक टू वेदास, और पुराना को बोला एक गलत है, छोटे लोगों ने लिखा है पुराना को, उन्होंने बोला वेदास को ही पढ़ो, बस वही काफी है। उसका थियोसॉफिकल मूवमेंट, जिसमें ब्लावत्स्की और ऑलकॉट ने शुरू करा, ब्लावत्स्की एंड ऑलकॉट ने अग्यार में। और एनी बेसेंट इसके साथ एसोसिएटेड हो गई थी। एनी बेसेंट जो बाहर की वुमन थी, हिंदू बन गई थी, और इन्होंने शुरू करा था सेंट्रल हिंदू स्कूल।
सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में किसने? एनी बेसेंट ने। उसके बाद BHU जो IIT बन गया मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में। बनारस था पहले, उसका नाम वाराणसी हो गया है ना। अब हम मुस्लिम्स के लिए मूवमेंट देख लेते हैं। मुस्लिम्स के लिए एक तो मूवमेंट है वहाबी मूवमेंट, वलीउल्लाह मूवमेंट। ये शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद राय बरेली। सैयद अहमद अलीगढ़ वाले नहीं है, सैयद अहमद राय बरेली, ऐसे लिखना इसे। सैयद अहमद राय बरेली पूछा जाए तो सर सैयद अहमद खान को लिख के आ जाना, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, कोई लेना देना नहीं है। वहाबी मूवमेंट, काफी लोग गलत गलत फहमी फैलाते हैं कि सैयद अहमद ने वहाबी मूवमेंट फैलाया, तो ऐसे फैलाते हैं। अहमदिया मूवमेंट, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने, इनकी बुक का नाम था तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक मूवमेंट था सर सैयद अहमद खान का। फिर देवबंद मूवमेंट जो था वो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम मोहम्मद कासिम नानू तवी और राशिद अहमद गंगोही। और फिर तीतू मीर निथर अली, मुस्लिम पीजेंट्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के बीच में तीतुपुर मूवमेंट हो गया था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है ना सर सैयद अहमद खान का थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है ना, सर सैयद अहमद खान का। देखिए सर सैयद अहमद खान जो है 1817 में पैदा हुए थे, एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम थे और लोयलिस्ट थे। ये बहुत लोयलिस्ट थे सरकार की तरफ, जुडिशियल सर्विस में भी थे सरकार की। 1876 में रिटायर हो गए और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1878 में मेंबर बन गए। इनकी लॉयल्टी की वजह से इन्हें 1888 में नाइटहुड भी मिला था। नाइटहुड याद रखना, इन्हें नाइटहुड मिला था। ही वांटेड द रिकंसिलिएशन बिटवीन साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग ऑफ द कुरान, और वो बोलते थे कि कुरान और साइंटिफिक एजुकेशन ऑलमोस्ट एक ही है, अगर आपको इनमें दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तो आप कुरान को गलत पढ़ रहे हो। Which were to be interpreted in the light of contemporary rationalism and science, even though he also held that the Quran to be the ultimate authority. कुरान को अल्टीमेट अथॉरिटी बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे साइंटिफिकली सोचो। मतलब आपको मैं सिंपल बताऊं, ये कहना चाह रहे थे अगर आपको कुरान और साइंस एक ही है, अगर आपको कुरान और साइंस में डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब ये है आप कुरान को सही से नहीं पढ़ रहे। और ये भी बोला था उन्होंने कि कुरान जो है अल्टीमेट अथॉरिटी है। साइंटिफिक एजुकेशन पे इन्होंने काफी फोकस करा था। ही एडवोकेटेड अ क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड नो डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम। ही वाज आल्सो अ जेलस एजुकेशनलिस्ट। उन्होंने काफी सारे स्कूल बनाए और स्कूल के लिए इन्होंने चंदा लिया, चंदे में हिंदुओं ने भी चंदा दिया। ही गॉट बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और इन्होंने स्टार्ट करा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, अभी भी बहुत पॉपुलर है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इन्होंने वुमेन की पोजीशन के लिए काफी ज्यादा काम करा। इन्होंने पर्दा सिस्टम को अपोज करा, पॉलीगैमी को अपोज करा। इन्होंने बोला डाइवोर्स इजीली होना चाहिए। इन्होंने सिस्टम पीर मुराद होता है ना, पीर मुराद, इस सिस्टम को बोला भाई ये सिस्टम फर्जी है, बंद करो इसे। पीर मुराद जो था शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन पीर मुराद कुछ ऐसे ही बन गया था बाकी चल के कि कोई भी कुछ बनता रहता था। आजकल भी है ना, पीर कोई है, कोई मुराद है उसका, है ना। ही ऑल्सो प्रीच द बेसिक कॉमनल्स बाय हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट। तो ये बोलते थे हिंदू मुस्लिम के इंटरेस्ट सेम है, शुरू में ऐसा बोला करते थे, लेकिन आगे चल के थोड़े से कम्युनल भी हो जाएंगे। He argued that Muslims should first concentrate on education and jobs and try to catch up with their Hindu counterparts who had gained the advantage of an early start. Active participation in politics at that point he felt would invite hostility of the government towards Muslim masses. तो मुस्लिम masses को ये बोलते थे भाई पढ़ाई करो बस, पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। आज भी लोगों को ये बोला जाता है ना, आज भी काफी लोगों को ये बोला जाता है, मुस्लिम्स को नहीं, सबको, यूथ के लिए, अपनी पढ़ाई करो, पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। वो कहते थे अगर आप पॉलिटिक्स में पढ़ोगे ना तो अंग्रेज आपकी हवा निकाल देंगे। बात भी सही है। देखिए अंग्रेजों से उस टाइम में पंगा लेने के हम मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम में, साफ सी बात है। कांग्रेस ने भी यही फॉलो करा था। 1885 से लेके 1900 तक आप देखो तो बिल्कुल अंग्रेजों का ऑलमोस्ट साथ ही दिया था। Therefore, he opposed political activity by the Muslims. He allowed himself to be divided by the colonial government in its obnoxious policy to of divide and rule. तो अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान का बहुत यूज करा था, थोड़ा सा गलत यूज भी करा था। जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अ, सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम एक इंसान की आंखों की तरह है, हिंदू मुसलमान एक आंखों की तरह है। लेकिन उन्होंने एंड में ये भी बोला कि अगर अगर एक आंख फूटेगी तो वो मैं मुसलमान की नहीं फूटने दूंगा। ये इन्होंने बाद में चल के बोला था। शुरू में तो बहुत ही हिंदू मुसलमान को काफी सपोर्टर थे और एंड में जाके थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल भी हुआ था इनके इनके द्वारा।
और मैंने इनकी बुक पहले बता दी आपको। इनकी मैगजीन थी तहज़ीबुल अखलाक, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मैनर्स एंड मोरल। और इनकी वजह से एक लिबरल मॉडर्न ट्रेडिशन था ये जो था अलीगढ़ मूवमेंट, इसलिए इसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। देवबंद मूवमेंट जो है उसे रिवाइवलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, देवबंद मूवमेंट जो है उसे रिवाइवलिस्ट बोला जाता है, राइट। और वहाबी मूवमेंट उसको भी रिवाइवलिस्ट बोला जाता है। रिवाइवलिस्ट मतलब पुराना समय वापस लाना चाहते हैं हम। रिवाइवलिस्ट मतलब पुराना समय वापस लाना चाहते हैं। रिफॉर्मिस्ट मतलब अभी की चीजों में रिफॉर्म करो और अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसे ही चलाओ। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू करा था। ठीक है, मुस्लिम रेनेसां वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। और एक और अगर कभी वर्ड आपसे पूछा था कि दरुल हर्ब को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करने को किसने बोला था, तो ये वहाबी मूवमेंट ने बोला था। मतलब कि बाहर आज भी बोला जाता है, थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है कि दरुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, दरुल हर्ब मतलब लैंड ऑफ काफिर्स। ठीक है, तो अभी हम इस पे इतना रुक जाते हैं, अब मैं पारसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो रहनुमाई मस्जिद आसमान सभा शुरू करी थी। रहनुमाई मस्जिद आसमान सभा, इसको सर्च करें, इसकी स्पेलिंग भी पढ़ लें। इनका बुक का नाम था रफ्त गुफ्तार। वुमेन के लिए काफी वर्क करा पारसीज ने, और वुमेन की काफी पोजीशन शुरू हो अच्छी हो गई। नावरोजी नाम सुना होगा, दादा भाई नावरोजी। फुरदोन जी एस बंगाली एसोसिएटेड थे रहनुमाई मस्जिद आसमान सभा के साथ। सिक्स के लिए शुरू हुई थी सिंह सभा मूवमेंट और अकाली मूवमेंट। और अकाली मूवमेंट शुरू में प्यूरिफाई करा था गुरुद्वारा को। अब इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम कन्फॉर्मिटी ऑफ फेयर। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी बात है कि फेयर वगैरह रिलीजन का दूर करो और अच्छी सी लाइफ जियो। ये नहीं कि सुपरस्टिशन में पड़े रहो। वर्शिप मेड अ मोर पर्सनल अफेयर, culture alludes to the middle class, thus mitigating the sense of humiliation, much needed self respect gain। self respect बढ़ी कि हमारा रिलीजन भी बुरा नहीं है, उसमें चीजें जो खराब है उनको हटाओ और हम भी कोई किसी से कम नहीं है। फिर fostered secular outlook, encourage social climate for modernization, ended Indian cultural intellectual isolation from the rest of the world, evolution of national consciousness। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनलिज्म इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, कंटेंट में भले ही ये रिलीजियस हो, लेकिन जो इनका आउटलुक था वो नेशनलिज्म की तरफ था। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, सोशल बेस बहुत नैरो था। जो अनपढ़ थे उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आया। आज भी लोगों को कहाँ समझ में आता, आप कोई बात करो रिलीजन वगैरह के बारे में, कुछ बुरा बोलो आपकी पिटाई और हो जाएगी, है ना। बोल भी नहीं सकते, आजकल के टाइम में भी कुछ सुधार इतना नहीं है। फिर इनडायरेक्टली एनकरेज मिस्टिसिज्म। देखिए कुछ कुछ रिलीजन में क्या हुआ, जैसे हिंदुओं ने हिंदुओं को सुधारा, मुसलमान ने मुसलमान को सुधारा। इसमें क्या हो गया, हिंदू मुसलमान थोड़े एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, और यहीं से आप देखोगे थोड़ा कम्युनल वगैरह भी शुरू हुआ। Overemphasis on religious philosophical aspects of culture while under emphasizing secular and moral aspects। तो काफी लोग जैसे बोलते थे गो बैक टू वेदास, आर्य समाज ने बोला, शुद्धि मूवमेंट बोला आर्य समाज ने। तो उससे थोड़ा सा ये हो गया कि आप रिलीजन का ज्यादा यूज कर रहे हो। हिंदूज कन्फाइंड देयर प्रेज टू एंशिएंट हिस्ट्री एंड मुस्लिम्स टू मेडिवल हिस्ट्री। हिंदूज ने बोला भाई एंशिएंट हिस्ट्री थी वो पूरी हिंदू हमारी थी, बढ़िया टाइम था, वो गोल्डन पीरियड था हमारा। मुस्लिम ने बोला हमारा गोल्डन पीरियड था मेडिवल हिस्ट्री। दोनों को कुछ नहीं पता। आप आपने तो आयो 25 पढ़ा होगा एंशिएंट मेडिवल इंडिया, नहीं पढ़ा तो मेरी बुक्स मेरी लेक्चर जरूर देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एंशिएंट पीरियड ना हिंदुओं का है ना मेडिवल पीरियड मुसलमानों का है। क्रिएटेड इन नोशन ऑफ टू सेपरेट पीपल एंड इंक्रीज कम्युनल कॉन्शियसनेस। और हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर अरेस्टेड टू सम एक्सटेंट। तो कंपोजिट कल्चर्स हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, वो थोड़ा डिस्ट्रॉय होने लगा। एक दो चीजें और बता दूं मैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा है, और वो एक पोएट थे, ह्यूमनिस्ट थे, कंडेमनिंग रिचुअल, एस्टेटिज्म, अदर वर्ल्डली एटीट्यूड, पैट्रियट बहुत ही एट्योर, बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक थे। लेकिन बाद में जाके मोहम्मद इकबाल ना मुस्लिम सेपरेशन की बात करने लगे। मोहम्मद इकबाल और पाकिस्तान को थोड़ा उन्होंने प्रमोट करा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसमें रानाडे और रघुनाथ राव का नाम आता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में रानाडे और रघुनाथ राव। फिर फरेजी मूवमेंट में हाजी शरीयत अल्लाह। फरेजी मूवमेंट में हाजी शरीयत अल्लाह और दूदू मियाँ, दूदू मियाँ, हाजी शरीयत अल्लाह। खलीफा फाइट हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड पुलिस। तो ये फरेजी मूवमेंट है, इसके बारे में भी आई होप आपको वो नाम याद रखना। फरेजी मूवमेंट में हाजी शरीयत अल्लाह और दूदू मियाँ। ठीक है, फरेजी मूवमेंट में। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा, हमने काम की बातें करी है इसमें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड टेक केयर।